हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका जो है 26 फरवरी को होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी, जो आपके एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें न्यू क्वेश्चन भी होंगे, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आज क्लास आपकी है फोर्थ, थर्ड क्लासेस जिसने नहीं देखा तो क्लास जरूर देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है। पहले आप क्या है तो थोड़ा प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करिएगा, फिर इसके बाद हम आपको थ्योरी कराएंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। डेली क्लासेस होती है तो डेली क्लासेस आप देखा करिए। सीडीपी की क्लास आपकी डेली जो है 4 बजे क्लास होती है, तो 4 बजे आप डेली आया करिए। और आपका राजस्थान स्पेशल जो है 1:30 बजे क्लास होती है, जो आपने हमने करा दिया है। वो भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में थ्योरी। ओके, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। पूछा गया है अल्बर्ट बंडूरा, तो ये किसका सिद्धांत दिए थे? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या संज्ञानात्मक का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा जो है 3 पे सिद्धांत दिए थे। जो एक बोबोडाल थी, ठीक है, उस पे क्या है उन्होंने अवलोकन करना सिखाया, उसे नकल करना और आदर्श व्यवहार करना सिखाया। तो ये जो अल्बर्ट बंडूरा है, उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताया था, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्ति कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो कितने कारक जो है प्रस्तावित किए गए हैं, बता दो इसका राइट आंसर क्या है। 5, 14, 16, 8? जो रैमल कड ने दिया थे, ये 16 पीएफ दिया था, ठीक है, 16 पीएफ दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और रैमल कट ने जो है सिद्धांत जो दिया था, याद रखिएगा, सील गुड़ का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? सील गुड़ का सिद्धांत। कई बार ये भी पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगा। थर्ड का राइट आंसर बता दो क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम सम्मिलित नहीं है? जैसे कि मास्लो ने कितने सिद्धांत दिए थे, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। जो मास्लो के सिद्धांत है, 5 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? एक होता है शारीरिक आवश्यकताएं, क्योंकि मनुष्य को पहले शारीरिक अवस्था होती, फिर सुरक्षा बचाव की आवश्यकता होती है, संबंध स्वीकृत की अवस्था होती है, फिर सम्मान की अवस्था होती है, फिर आत्म प्रसति की अवस्था। तो इसमें कौन सा आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा सही नहीं है मास्लो के सिद्धांत के अनुसार? देखिए, हमने बताया कि आपको जो है दैहिक आवश्यकता होती है, स्नेह और संबंध का होता आत्मसिद्धि, लेकिन व्यक्तिगत और समूह की व्यवस्था नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट है। ये पांचों सिद्धांत याद रखेगा मास्लो के, कई बार ऐसे पूछ ले जाते हैं सीरियल नंबर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर्थ हो जाएगा। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। देखिए, आपके जो है दो इच्छाएं होती, एक तो आपकी रुचि के हिसाब से होगी, एक या होगी किसी के दबाव या पेरेंट के। जैसे रुचि आपका है टीचर बनना, और आपके पेरेंट्स कहते हैं कि क्या है इंजीनियर या कुछ भी बन जाओ, ठीक है। तो उसमें आपकी इच्छाओं की दबाव होता है। इसमें कौन सी इच्छा है? द्वंद्व से कहा जाता है, कुंठा, चिंता या दबाव। जो ये कहा जाता है द्वंद्व कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। 5 क्वेश्चन देख लो। 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे का संबंधित सिद्धांत है? तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। स्टीफन कोरे का संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है।
स्टीफनी कोरी का जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान दिया था, और कब दिया था तो ये भी याद रखिएगा, 1926 में इसको दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बताओ। 6 क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? तेजी से सीखने वाले या धीमे से सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मक सीखने वाले? तो बताओ इससे राइट आंसर क्या है? देखिए, उपचारात्मक शिक्षण ये होता है जो बच्चा क्या है, कई तरीके से सीखता, मतलब गलतियां करता है फिर सीखता है। तो आप उसको क्या, जब बच्चा गलतियां करेगा तब आप उसका उपचार करोगे। अगर बच्चा गलतियां ही नहीं करेगा तो आप किस तरह से बच्चों को, जैसे किसी डॉक्टर जैसे कोई मरीज है, मरीज क्या है, बीमार है, लेकिन डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले उसको चेक करता है, क्या है, पहले उपचार करता है, फिर बाद में निदान करेगा, फिर दवा देगा। तो उसकी देखभाल करेगा कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो उपचार होता है बच्चा किस तरह से गलतियां कर रहा है, गलतियां जो है अधिगम का एक हिस्सा भी होता है। तो ये हो जाएगा धीमे सीखने वाले। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 7। 7 का राइट आंसर बता दो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो शिक्षण की जो खेल विधि है ये किस विधि पर आधारित है? शिक्षण की विधियों का सिद्धांत है, या फिर वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, या फिर शिक्षण का सामाजिक सिद्धांत है, या शारीरिक सिद्धांत है? इसमें पूछा गया है खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो खेल के माध्यम से, और जो बच्चा खेलता है तो उसका क्या होता है, जैसे वृद्धि विकास होता है, ठीक है। खेल से वृद्धि विकास होता है, विकास विकास होता है, ठीक है। और उसका स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे छोटा बच्चा देखते होगे, अधिकतर आपके घर में अगर छोटा बच्चा होगा तो हमेशा क्या है, वो खेलता ही रहता है। उसका क्या है, वृद्धि विकास, स्वास्थ्य विकास और सामाजिक गुण विकास भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी राइट है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8, बताओ राइट आंसर क्या है। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है, शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनसीएफ के द्वारा जो है, देखिए एनसीएफ का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीफिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। इसके अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए एनसीएफ के कौन है, तो प्रोफेसर यशपाल। कौन है, यशपाल, ठीक है। कई बार ये पूछा गया है तो आप इसका नाम याद रखिएगा। अब बताओ तो इसका राइट आंसर क्या है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, आरटीआई से क्वेश्चन जो पूछा गया, तो आरटीआई से बता दो इसका राइट आंसर क्या है। आरटीआई से क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम 2009 आयु समूह के बालकों के लिए है। तो आरटीआई किस समूह के बालकों के लिए रखा गया था, जो बालकों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिया गया था। ये दिया गया था 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगर यहीं पे दिव्यांग बच्चे के लिए पूछ लिया जाए तो ये 2 वर्ष बढ़ जाता, 6 से 18 वर्ष, ठीक है। नॉर्मल बच्चों के लिए जो है 6 से 14 वर्ष, दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये कब लागू हुआ था, कई बार पूछा गया कि आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 10। 10 का राइट आंसर बता दो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। अब पूछा गया है इसमें नहीं है, मतलब आपको ये चीज गोला कर लेना है नेगेटिव, ठीक है। तो उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद।
देखिए, दैहिक से मतलब आपको भूख भी लगती है, प्यास भी होनी चाहिए, नींद, लेकिन उपलब्धि कोई मतलब नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 11 क्वेश्चन दिया है। 11 क्वेश्चन देखो, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अध्यापन शैली, विषय वस्तु शैली, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर। देखिए, शिक्षण की 5 मुख्य शैली हैं, कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी आपका व्याख्यान शैली, एक हो जाएगी गतिविधियाँ क्रियात्मक शैली, एक समूह शैली, एक हो जाएगी आपकी हॉर्विट प्रेरित शैली। तो इसका राइट आंसर बता दूं क्या है? 11 का हो जाएगा अध्यापन शैली। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास फिर से 12th हो जाएगा। 12th का राइट आंसर बता दो क्या है? ये पूछा गया है, आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात कितना है? मतलब आपका छात्र और अध्यापक का अनुपात कितना रेशियो रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आरटीआई 2009 के अनुसार आपको बताना है। तो जबकि आरटीआई जब लागू हुआ था तो 1 अप्रैल जो आपका लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ठीक है? जो उस समय शिक्षा का जो अनुपात रखा गया था छात्र और अध्यापक का, तो छात्र और अध्यापक का जो अनुपात रखा गया था 30:1। क्या है? 30:1 रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी राइट है। ओके, क्या हो जाएगा आपका डी। और कितने छात्रों पे रखा गया था? 25 छात्रों पे ये रखा गया था 30:1 पे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर आपके हो जाएगा 13 का क्वेश्चन राइट आंसर बता दो क्या है? इसमें पूछा गया है मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है। पूछा गया है मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? रचनात्मक मूल्यांकन का, या फिर मानक दंड संदर्भ का मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन का। इसमें पूछा गया है मध्यावधि। ठीक है, मध्यावधि होता है कि आपका समेटिव असेसमेंट होता है, तो इसे कहा जाता है योगात्मक मूल्यांकन का। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और समेटिव जो किया जाता है असेसमेंट, ये क्या है? परीक्षा मतलब लास्ट में किया जाता है, जो आपकी परीक्षा लिया जाता है वो भी ये अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 14। 14 क्वेश्चन है, कौन सा रोग वंशानुगत है? पूछा गया है कौन सा रोग जो है वंशानुगत है, ये बताओ इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा रोग वंशानुगत है? ये हो जाएगा फिलिनकोटोरिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट है। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 हो जाएगा। 15 का राइट आंसर बता दो क्या है? थोड़ा मैं इसको छोटा कर देती हूँ। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? पूछा गया है बुद्धि का निष्पादन परीक्षण क्या है? किसका दिया है? भाटिया बैटरी का दिया है, या राष्ट्रीय परीक्षण है, या WASI का परीक्षण है, रेवन ASPM का परीक्षण है? इसमें पूछा गया है बुद्धि का निष्पादन परीक्षण। ये जो दिया गया था भाटिया बैटरी के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। ठीक है, किसका है निष्पादन परीक्षण? भाटिया बैटरी के द्वारा। और ये कब दिया गया था? तो ये डेट याद रखिएगा 1955 में दिया गया था। कब? 1955 में किया गया था। और उन्हें 5 जो है परीक्षण किए थे। 5 परीक्षण कौन कौन से किए थे, तो ये भी नाम इनके याद रखना। एक होता है आपका, पहला हो जाएगा कोल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, एक हो जाएगा अलेक्जेंडर आयल परीक्षण, एक अंकित तत्कालीन परीक्षण, चित्रात्मक बनाना परीक्षण, और आकृति चित्रण परीक्षण। ठीक है, पांचों नाम याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिसने अभी तक वो वीडियो शेयर नहीं किया है, आप लोग वीडियो शेयर करो एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, डेली क्लासेस आपकी ये जो CDP की क्लास होती है 4 बजे आपकी क्लास ये डेली आपको मिलती है।
चलते हैं 16 क्वेश्चन आपके सामने है। मानव विकास आजीवन चलता रहता। मानव का विकास जो है आपका जीवन भर चलता, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, क्या पूछा गया है? यद्यपि दो व्यक्ति जो है बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है? वैसे तो मानव का विकास जो है आपका जन्म से लेके मतलब गर्भा से शुरू होता है एंड मृत्यु तक चलता है। ठीक है, तो बताओ सतत का विकास का सिद्धांत है या परस्पर संबंध का सिद्धांत है, सामान्य रूपता का सिद्धांत है, या फिर बताओ इसका राइट आंसर क्या है? सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत है। इसमें पूछा देखो दो व्यक्तियों के सामान जो है बराबर नहीं होता है, तो ये किंतु सामान्य बालकों के विकास के क्रम एक सा रहता है, तो इसे कहा जाता है सामान्य प्रतुरता का सिद्धांत। ठीक है, सामान्य प्रतुरता का सिद्धांत। ओके, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके हो जाएगा 17। 17 का राइट आंसर बताओ। 17 क्वेश्चन दिया है आपके। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? देखिए जीन पियाजे के द्वारा जो है चार अवस्थाएं दी गई थी, तो चार अवस्थाएं तो याद रखिएगा। पहली होती है आपके सेंसरी मोटर अवस्था, मतलब आपकी जो है संवेदी परक अवस्था होती है, हिंदी में बोलते हैं इसे जो एज होती है 0 से लेके 2 ईयर के लिए होती है। एक होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो आपकी होती है 2 से लेके 7 ईयर के लिए होती है। आपकी थर्ड अवस्था होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष के लिए होती है। और लास्ट अवस्था होती है आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, उसे अमूर्त अवस्था भी बोलते हैं, तो ये होती 11+। अब इसमें पूछा गया था अंतिम अवस्था, मतलब अंतिम अवस्था पूछी गई थी, तो लास्ट अवस्था आपको बताना है। तो लास्ट अवस्था क्या हो जाएगा? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 11+ में होती है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट है। और नन्हे विज्ञानी किसने नाम दिया है? तो ये भी जीन पियाजे ने ही बोला है। और इनकी कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 हो जाएगा। 18 क्वेश्चन दिया है आनुवांशिक के जनक कौन है? पूछा गया है आनुवांशिक के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है, सबको इसे पता ही है। इसके आनुवांशिक के जनक जो है ग्रेगर मेंडल है। इन्होंने मटर के पौधों पे प्रयोग किया था। ठीक है, जो दो जोड़ियों के अनुष्ठ पाए जाते हैं, तो उन्होंने इस पे आविष्कार किया था। आनुवांशिक के जनक इन्हें बोला जाता है ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 हो जाएगा। 19 क्वेश्चन बताओ, और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को पहले तो आप लोग शेयर करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो जाएगा। व्यक्तिगत का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अब किसने प्रतिपादित किया है व्यक्तिगत का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? ये तो आपके हो जाएंगे सिगमंड फ्रॉइड ने किया है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने जो है व्यक्तिगत का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा 3 और दिए गए हैं जो उत्पत्ति हुई है इदम, अहम, परम अहम। इसे ईद कहते हैं। इदम को क्या कहा जाए? ईद जो आपका ईद होता है, ठीक है, इसे ईद कहते हैं। और अहम को कहा जाता है ईगो कहा जाता है, और परम अहम को सुपर ईगो कहा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम ऐसे ही याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, जो आपके बुद्ध लब्ध से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है, और इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दिया है एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु कितना है? 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है आप याद रखिएगा, IQ बराबर MA, मतलब MA का मतलब होता है मानसिक आयु, और दैहिक आयु मतलब होता है CA इंटू 100। ठीक है, अब इसमें दिया है मानसिक आयु आपका दिया है, ठीक, 1 वर्षीय बालक भी दिया है, आपका जो है दैहिक आयु भी दी है। आपको क्या निकालना है? बुद्धि IQ निकालना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता दो। अब क्या सब कुछ तो दिया ही है, तो IQ बराबर आप निकालोगे, तो ये मानसिक आयु कितना दिया है? 12 दिया है, और बुद्धि कितना दिया है? 10 दिया है, इंटू 100। ठीक है, ये करोगे तो ये आपका 0 0 गया तो 120। ठीक, कितना आया आपका? 120। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
और ये बीनी के द्वारा ये जो है फॉर्मूला दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1908 में ये फॉर्मूला दिया गया था। तो इस फॉर्मूले का नाम याद रखिएगा, IQ बराबर MA/CA इंटू 100। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आज मैंने 20 ही लिए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। डेली 4 बजे क्लास आपकी CDP की होती है, तो प्लीज़ डेली 4 बजे आप जरूर जुड़ा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।